नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी एकता तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया था कि कोरोना की गंभीरता जो ही कम होगी, हम सभी लोग अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, आप लोगों के बीच में यही भारतीयता के संदेश के साथ और भारतीयता के माहौल को लाने के लिए और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, अखलाक मोहब्बत सब कुछ स्थापित करने के लिए आप लोगों के मध्य में जल्द ही आने वाले हैं। अच्छा, 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का और भारतीय जनता के दल का एक वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक आध उपाध्यक्ष भी हैं, एक महामंत्री भी हैं, लेकिन कई प्रदेश स्तर के जो है उपाध्यक्ष की आवश्यकता होगी, कई महामंत्रियों की भी आवश्यकता होगी। हर जिले में एक जिला अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, हर तहसील में एक तहसील अध्यक्ष और तहसील उपाध्यक्ष, ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष और ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम सभा उपाध्यक्ष और इन हर एक स्तर पर ग्राम स्तर, ग्राम सभा स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर समितियां भी बनेंगी। तो इनमें तमाम पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता के दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि जो लोग इस भारतीय जनता के दल के माध्यम से इस मुल्क की सेवा करना चाहते हैं और इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं और इस संगठन को ताकत दे करके देश को ताकत देना चाहते हैं, वो सभी स्वागत योग्य हैं और आमंत्रित हैं। उनमें थोड़ा जो भारतीय जनता के दल को अपेक्षा है और उस अपेक्षा पर थोड़ा सख्त भी है और अस्पष्ट भी है, सख्त भी है, अस्पष्ट भी है। ये उन्हीं पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को वो शामिल करेगा जो कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। पहला कि उसका किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि में
उसकी कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि न हो, बिल्कुल उसका साफ सुथरा उसका चरित्र हो और उसकी पृष्ठभूमि हो, किसी भी दंड-फंद या धंधेबाजी में जरा भी लिप्त न हो, और ये समाज के, भारतीय समाज के हर एक तबके के साथ उसका प्रेम व्यवहार और उसका इखलाक मोहब्बत हो, सबको समान रूप से सम्मान और आदर देता हो और सबसे यह प्रेम व्यवहार रखता हो, इतनी आवश्यकता है। और फिर ये चार गुण और ज़रूरत है कि वो राष्ट्रभक्त हो। राष्ट्रभक्त मतलब कि इस मुल्क को, भारत को वो सबसे ऊपर मानता हो और इस देश की जनता को उसके बाद, और उसके बाद कोई भी मान्यता उसकी हो सकती है। सबसे ऊपर देश और उसके बाद हमारे देश की जनता और उसके बाद कुछ। और प्रत्येक इकाई को, ग्राम हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला हो, प्रदेश हो, जो भी हो, यह हमारे उसी जो भारत है और भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है, उसी की अलग अलग इकाइयाँ या उप इकाइयाँ हैं। तो इनका वजूद जो है वो यानी भारतीय जो अवधारणा है उसी से जुड़ा हुआ है, उससे अलग बिल्कुल नहीं है। तो उसमें यह भी भावना होना चाहिए कि ग्राम हो, ब्लॉक हो, तहसील, जिला, प्रदेश जो भी है, वो हमारी यानी भारतीय परिवेश में भारतीयता के आधार पर भारत की, तो भारत प्रशासनिक या शासनिक व्यवस्था की वो इकाइयाँ और उप इकाई के रूप में उसको समझे। कोई अलग रूप में उसको समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए कोई भी मुद्दा उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की आदत और क्षमता हो, स्थानीय रूप में नहीं। उसका असर पूरे देश पर क्या होगा ये देखिए। भले वो पदाधिकारी है जिले का, तहसील का, लेकिन दृष्टिकोण उसका वही होना चाहिए। वो पदाधिकारी वो किसी भी क्षमता का हो, तहसील का हो, ब्लॉक का हो, जिला का हो, प्रदेश का हो, लेकिन दृष्टिकोण उसका हमेशा राष्ट्रीय ही होना चाहिए। और जैसा कि बताया गया है कि अपने जो ऐतिहासिक जो गौरव हैं और हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन पर भी वो स्वाभिमान रखता हो और गौरवान्वित होता हो। एक बात बार बार कही गई है कि जब ऐतिहासिक गौरव की बात आए तो किसी भी तत्व को, किसी भी पदाधिकारी को ये हक बिल्कुल नहीं होगा कि इस ऐतिहासिक गौरव में भी भेद करें। कुछ समाज के सामंतशाही कट्टरवादी तत्व जो है इस तरह का नफरत फैलाते हैं कि वो मुग़ल काल को या सल्तनत काल को वो अलग रखते हैं। देखिए, इस संबंध में भारतीय जनता दल थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता है कि इस देश में जो है, जहाँ तक आबादियों के आने का सिलसिला है, वो सभी लोग आए हैं। आप आर्य कह लीजिए, आर्य भी आए हैं, इसलिए कि जो लोग एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान पढ़े होंगे, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से ये ज्ञान होगा या वो स्पष्ट होंगे कि ये इस तरह का मानव प्रजाति का इस तरह से जो है वो विस्थापन जो है एक जगह से दूसरी जगह, जिसको बोलते हैं वो इटिनरी जो स्वभाव है, वो अफ्रीका से शुरू हुआ शुरू में।
और अफ्रीका से यूरोप, एशिया, मध्य एशिया में, और मध्य एशिया से फिर वो अन्य अन्य भागों में, दक्षिण एशिया जिसमें कि भारत आता है, भारत है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश पाकिस्तान तो खैर भारत से ही निकले हैं, और नेपाल, बर्मा वगैरह में फैले। तो जहाँ तक कि इसमें आने का क्रम है वो सभी का है। तो इस तरह की भ्रामक बातों के शिकार होने की आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ के मूल हैं, बाहर के लोग आए हैं, फलाने ढिंगाने। इन बातों से जो नफरत फैलाते हैं उनसे दूर रहना है, और यदि कोई कट्टरवादी मिलता है तो उसका इलाज भी कर देना है। तो उसी संदर्भ में और उसी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता दल कहना चाहता है कि जब से इतिहास का जन्म हुआ और ऐतिहासिक अवधारणाओं ने जन्म लिया, तो सभी ऐतिहासिक जो विभूतियाँ रही हैं और ऐतिहासिक काल रहे हैं, सभी पर गर्व करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मौर्य काल है, गुप्त काल है, हर्षवर्धन काल है, और कुछ वंशावलियाँ जो उत्तर भारत की हैं, जैसे कि चंदेल वंश है, चौहान वंश है, और भी वंशज हैं। दक्षिण भारत में भी कई वंशावली है, सतवाहन है, राष्ट्रकूट है, और ये चालुक्य वंश है, और चालुक्य कई टुकड़ों में है। चालुक्य वटापी, चालुक्य बदामी, यानी 3-4 हैं चालुक्य वंश, यानी कई जगहों में, गुजरात में भी पाए जाते थे। और इसके बाद जो है पल्लव वंश है, चोल वंश है, चेर वंश है, पांड्य वंश है, और कदम वंश है, गंगा वंश है, और कई इस तरह के साम्राज्य हैं, विजयनगर, वहमनी, और तमाम इस तरह के। तो जो भी शासनिक प्रशासनिक वंशावली और या उसके राज्य रहे हैं, और सब पर ये हमारा जो पदाधिकारी है, जानकारी के तौर पर सब पर गर्वान्वित करता है, उसमें कोई भेद न करे। और हमारे देश की जो प्राकृतिक जो गौरव है, हमारी जो नदियां हैं, गंगा नदी, जमुना नदी, हमारे जो दक्षिण की जो है कावेरी है, वैगई है, गोदावरी है, सबको बराबर सम्मान देना। पर्वत हैं, वन हैं, सब पर। तो अच्छा, और कोई फैसला हो तो वो भी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि और उसी के परिप्रेक्ष्य में फैसला ले, और उसका असर पूरे देश में क्या असर होगा, वो उन मुद्दों पर फैसला करिए। कुल मोटा मोटी मिला करके ये राष्ट्रभक्ति के गुण हैं। तो राष्ट्रभक्ति होना जरूरी है। और अच्छा, और कम से कम यदि गुण न भी हो तो इनके प्रति एक संवेदना हो। बाकी जो है वो भारतीय जनता दल के संपर्क में आएंगे तो ये सारी चीज़ों के का अच्छा प्रशिक्षण और इनके प्रति अच्छी संवेदना और प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, सब कुछ भारतीय जनता दल उनके दिलो दिमाग में ला देगा। तो ये रहा राष्ट्रभक्ति। दूसरा है समर्पण, यानी कोई भी काम को पूरे मन से, वो दिखावे के रूप में नहीं, पाखंड के रूप में नहीं, आधे मन से नहीं, पोस्टरबाजी विज्ञापनबाजी से दूर, वो पूरे मन से किसी जो भी उसको काम सौंपा गया है पूरे मन से उसको करे। तो ये समर्पण का रहा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेडिकेशन। तीसरा है कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा से मतलब बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे, वो काम करे और काम करके दिखाए। किया हुआ काम ही उसकी जुबान और भाषा बने, और उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता होती है। और चौथा गुण है ये चरित्र या चरित्रवान होना। मतलब कि जो पैसे रुपए की जो लालच है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, ये जो दुर्गुण है,
इसको दूर रखना और इन दुर्गुणों से स्वयं को दूर रखने की पर्याप्त क्षमता उत्तर है। तो ये पदाधिकारी कार्यकर्ता के लिए भी और जो उम्मीदवार होंगे विधानसभा के लिए अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में, उनके लिए भी आवश्यक है, दोनों के लिए आवश्यक है। यह इसलिए बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब पदाधिकारियों का चयन करेगा तो इन बातों पर बिल्कुल स्पष्ट और सख्त भी रहेगा और सख्ती से इसका पालन भी करवाएगा। तो और जहाँ तक कि संगठन का कार्य करते समय उसको अपने व्यक्तिगत साधन से एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। जो भी माने यात्रा का आने जाने का जो खर्चा है, आने जाने में जो खान पान का जो खर्चा है, खाने पीने का, भोजन पानी नाश्ता, सब खर्च जो है वो संगठन उठाएगा। हाँ, लेकिन भोजन या नाश्ता वगैरह जो है सादा, उसमें मांस मदिरा का कोई जगह नहीं है। तो और जो भी पसंद हो और जितना भी पसंद हो वो उसका लाभ उठा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। और तो सब खर्च जो है वो संगठन उठाएगा। किसी को भी अपने व्यक्तिगत साधन से इसमें उठाने का उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ना उस पर वो बोझ वो डाला जाएगा। हाँ, अनाप शनाप खर्चे की कोई गुंजाइश नहीं, सादगी से रहना है और कोई इस तरह से बोझ नहीं है कि यात्रा में जो खर्चा होता है और गाड़ी घोड़ा में जो खर्चा होता है या खान पान में होता है, भोजन पानी में, नाश्ते में, वो सब खर्च जो है वो संगठन का रहेगा। और ये रहा खर्चा का। और मान लीजिए एक बात और स्पष्ट कर देते हैं, वो एमएलए चुने जाते हैं तो एमएलए में तनख्वाह होती है, भत्ते होते हैं, तो वो सब कुछ मिलेगा। अनाप शनाप लूटपाट भ्रष्टाचार की यानी कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये अभी से स्पष्ट जो भी उम्मीदवार इसके बनना चाहते हैं, हाँ, और भारतीय जनता दल की ओर से एमएलए बनना चाहते हैं, भारतीय जनता दल अभी से स्पष्ट कर दे रहा है कि जो एमएलए की जो तनख्वाह है, एमएलए का जो भत्ता है, वो सब कुछ जो कुछ भी एडमिसिबल है वो मिलेगा। लेकिन जो दूसरे भ्रष्ट किस्म के लोग जो हाथ पाँव मारते हैं या इधर उधर भ्रष्टाचार की, उसकी जरा भी गुंजाइश नहीं है। तो शुद्ध रूप से उनको कोई आर्थिक रूप से तकलीफ भी नहीं होगी और भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर देश सेवा में मन लगाना होगा और देश सेवा में ही आनंद उठाना होगा। भ्रष्टाचार में में लिप्त होकर के आनंद उठाने की आदत को छोड़ना होगा। तो बाकी चीज़ें तो जब भारतीय जनता दल आप लोगों के बीच में आएगा और भी चीज़ें इसी तरह और भी स्पष्ट होंगी, लेकिन मोटा मोटी ये बताना जरूरी है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इस तरह की चर्चा आप लोग शुरू कर दीजिए। पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है और किस तरह के कार्यकर्ता पदाधिकारी चाहिए, वो माने कि आपका प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष भी है, महामंत्री भी है, और आपके जिला स्तर पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तहसील स्तर पर जो है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ग्राम सभा स्तर पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ग्राम का सिर्फ अध्यक्ष, और समितियां में मैंने सदस्य होंगे, एक सचिव होगा, सब होते हैं। तो बाकी सब तो ये जितने भी पदाधिकारी हों, इन्हीं आवश्यकताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों। इसलिए भारतीय जनता दल का जो उद्देश्य मकसद है, बिल्कुल वातावरण को शुद्ध करने का है। इसीलिए
इस तरह के प्रयास का खुलासा ये भारतीय जनता पार्टी दल कर रहा है। तो ये इसलिए कह रहा है कि जब होगा तो इच्छुक लोग जो है मन बनाए रहें या प्रस्तावित भी कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दल का वक्त भी बच जाएगा ऐसे लोगों को ढूंढने में, तो ये ज़रूरी है। तो इसका कुछ एक रूपरेखा, आउटलाइन खाका जो है ये बताया गया। एक समाचार आया कि अलीगढ़ में वो कुछ हिंदू सनातन आस्था वाले समाज के भारतीय भाई बहनों के मकान पर ये लिखा गया कि ये मकान बिकाऊ है, और इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा इन हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है, इस तरह से आतंकित किया गया, इस तरह से मजबूर किया गया और वो छोड़ने को मजबूर हैं। और इस तरह की ये नौबत यहाँ तक आ गई कि उन मकानों पर ये लिखवाया गया कि मकान खाली हैं, बिकाऊ हैं। और शायद ये बहुत राहत की बात है कि इस तरह से जो लिखने वाला शायद वो AIMIM का जिसको वो असदुद्दीन ओवैसी चलाता है, उसी का कोई जिला स्तर का पदाधिकारी मिला। बहुत अच्छा रहा। देखिए, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने जब हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और अपने प्राणों की आहुति देकर के पूरे देश को जगाने की एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, तो उनके संदेश को प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक भारतीय भाई बहन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी जान दे करके, अपनी कुर्बानी शहादत दे करके ये बाहर से आए हुए जो सफ़ेद अंग्रेज़ों को तो भगा देंगे, जो कि पहली जो है आज़ादी का पहला चरण होगा। जो दूसरा चरण है, दूसरी आज़ादी जो आप लोगों को भगाना है इस देश से, यानी भारत के पावन धरती से, वो काले अंग्रेजों। कौन काले अंग्रेज? जो इस भारतीय समाज को जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर और क्षेत्र समूह के आधार पर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर इसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। और इसी आधार पर वो राजनीति भी चलाते हैं, वोट सत्ता हथियाने की साजिश भी करते हैं। तो इन काले अंग्रेजियों को भारत की पावन धरती से समाप्त करने की जिम्मेदारी शहीद आजम भगत सिंह ने वो हमारे आपके ऊपर छोड़कर वो चले गए हैं इस दुनिया से। लेकिन उनका संदेश, उनका आदेश, उनका निर्देश हम सभी के दिलो दिमाग पर धधकते रहना चाहिए कि इन काले अंग्रेज़ों को भगाना है। और उस काले अंग्रेज़ की सबसे बड़ी पहचान है कि जो जाति की बात करे, जो हिंदू मुस्लिम की बात करे, वो सब के सब जो है उसी काले अंग्रेज के एजेंट हैं। तो जिन लोगों ने ये बात फैलाई वो भी उस काले अंग्रेज के एजेंट हैं। और जिसने लिखा जो कि AIMIM का जिला स्तर का पदाधिकारी, वो भी जो है काले अंग्रेज़ों का ही एजेंट है। और असदुद्दीन ओवैसी तो खैर काले अंग्रेज का एजेंट है ही। और देश को जानना चाहिए कि इस देश में सबसे बड़ा काला अंग्रेज जो है कौन है? वो है RSS। RSS जो है सबसे बड़ा काला अंग्रेज है,
जो कि बराबर हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर वो खड़ा है और झूठी बातों को जो है देश में जो है फैला रहा है। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, वो कहता है कि हम शुद्धतः एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन बीजेपी की राजनीति में कितना उसका दखल होता है, कोई भी नियुक्ति उसके अनुमति के बगैर होती नहीं है। किस स्तर तक वो दखल देता है ये देश देखता है, और इसके बावजूद भी वो झूठ बोलता है कि यह आरएसएस एक गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन। और दूसरा उसका बड़ा झूठ कि हमारा ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, जबकि भारतीय जनता दल भी बता रहा है लोगों को, इस तरह से जो है यहाँ प्रशिक्षित भी कर रहा है और उनका ज्ञानवर्धन भी कर रहा है कि भाई हमारा देश भारत गणराज्य है। अब जब कभी आप पासपोर्ट आप लीजिए ना, तो उस पर हिंदू राष्ट्र नहीं वो आपको वो लिखा मिलेगा, उस पर मिलेगा भारत गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक। तो भारतीय गणतंत्र है ये, फिर भी वो माने इतना बड़ा संगठन चलाता है। मोहन भागवत जैसे लोग झूठ बोलता है कि हिंदू राष्ट्र है, और जब उसको क्रोधित कि भाई कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो, तो फिर एक दूसरा जो है कि खोखला तर्क प्रस्तुत करता है कि हम तो जो है जितने लोग हैं इस देश में सबको हिंदू मानते हैं। बताइए कितने खतरनाक तर्क रचने के लिए और कट्टरवादियों को ये मौका दे रहा है। और कट्टरवादी नहीं कहेंगे कि भाई जितने भारत के लोग हैं हम सबको मुसलमान मानते हैं, चलिए। एक कहेगा कि भाई जितने भारत में रहने वाले हैं उस सबको हम ईसाई मानते हैं। एक कहेगा कि जितने वो इस देश में रहने वाले सबको सिख ही मानते हैं। क्या करेगा ये तब? तो इसलिए भारतीय जनता दल कर रहा है ये आरएसएस सबसे खतरनाक काला अंग्रेज है। और फिर इसकी इस मंसूबे को पूरा करने के लिए दूसरी ओर जो AIMIM जिसको असदुद्दीन चलाता है, PFI, सिमी, SDPI, ये भी वो काले अंग्रेजों के डेरिवेटिव्स हैं, उपज हैं, उनकी ब्रीड है। और इसके बाद उस काले अंग्रेज की जो उपज है ये बीजेपी, ये भी एक काला अंग्रेज है। और सबसे और जो है मैंने आरएसएस के टक्कर का जो है काला अंग्रेज भी, और इस देश का अब तक इतिहास में सबसे अधिक अभिशाप जो है वह GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस। मतलब कि जितना डैमेज उन अंग्रेज़ों ने नहीं किया था उससे 1000 गुना जो है डैमेज जो है इस GNPC ने इस मुल्क को किया है। हथकंडा वही हिंदू मुस्लिम वाला जो अंग्रेज़ों ने हथकंडा अपनाया था इस देश पर शासन करने के लिए हिंदू मुस्लिम, वही हथकंडा GNPC और ये दूसरे जो काले अंग्रेज जो है अपना रहे हैं। और उनके जो एजेंट भी, अब उनके एजेंट ये मीडिया में देख लीजिए, मीडिया का पूरा डिस्कशन जो है वह हिंदू मुस्लिम चल रहा है। ये तो ये मीडिया के लोग बहुत ही खतरनाक एजेंट हैं उन काले अंग्रेज़ों। तो जिसमें, और हमारे देश के लोग जानते होंगे, जिसमें अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे इस देश के ऊपर, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमारे शहीद आज़म भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि, और अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती रानी चंद्रमा, श्रीमती रानी गैडली इत्यादि, और हमारे आदरणीय
राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो संगठित कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज बनाई, अपनी जान दी। तो ये लोग तो मुल्क की आज़ादी के लिए प्राण दे रहे थे, लेकिन साथ साथ हमारे देश में जितने अन्य कुछ अपवादों को छोड़कर जितने राजा थे, जितने नवाब थे, जितने जमींदार थे और उनकी चमचा मंडली, अब चमचा मंडली में कई छल्ले, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, सिक्स्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, सिक्स्थ रिंग, चमचा मंडली के छल्लों के साथ वह जो है दुश्मन अंग्रेजों के साथ ही थे। वही नज़ारा आज भी है। ये काले अंग्रेजों के साथ ये हिंदू मुस्लिम करने वाले ये टीवी चैनल हैं। इनको भी हमारे देश के लोग ठीक से पहचाने। और हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने के लिए कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं इस देश में। वैसे तो इसके विषय में भारतीय जनता दल जो आप लोगों के बीच में आएगा, पूरी स्पष्टता के साथ ये सारी बातें रखेगा और पूरी तस्वीर साफ, माने पूरी तस्वीर जो है साफ करने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन नमूने के तौर पर बताना चाहता है कि क्योंकि भारतीय एकता का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हिंदू मुस्लिम में नफरत की जो साजिश है, वो सबसे बड़ा शत्रु है भारतीय एकता का। और ये कभी कभी उग्र हो जाता है, कभी कभी अंदर खाने ये चलता रहता है। आपको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनविडियसली आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे वो कैंसर की तरह वो फैलता रहता है। तो और झूठी कहानियाँ रच करके आजकल सोशल मीडिया पर है, गंदी कहानियाँ वो उसको डाल करके वायरल किया जा रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शायद कोई GNPC का, गांधी नेहरू परिवार चांदार चौकड़ी कागज का नेता पर छापा पड़ा और जब ये इसकी इंक्वायरी हुई कि भाई इसने पैसे किसको दिए हैं, तो मिला कि एक पूरी कंप्यूटर और IT वालों की टीम में बिठाई गई थी, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के विरुद्ध के खिलाफ झूठी कहानियाँ रच करके सोशल मीडिया पर डालने के लिए ये किस देखिए ये खबर मिली है। अब इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसको समझने के लिए वो GNPC का ही आदमी मिला, GNPC का ही वो नेता या उसका चमचा मिला, जो कि ये पूरी एक कंप्यूटर और IT वालों की एक टीम बिठा रखी थी, जो कि इस्लाम आस्था के खिलाफ झूठी रचित कहानियों को, गंदी बातों को वो सोशल मीडिया पर डाल करके जो है वो वायरल करवाता है। तमाम इस तरह की बातें कि भाई, और तमाम इस तरह की बातें फैलाते हैं कि आप मुस्लिम बस्तियों में आप जो है अपनी बेटियों के साथ, बहुओं के साथ आप निकल नहीं सकते। और देखिए ये कितनी खतरनाक बात। अरे भाई, असामाजिक तत्व जो है कहाँ नहीं होते हैं। मैं इस संबंध में उदाहरण दे रहा हूँ। यह पूरे देश को जानना चाहिए कि ये सपा के ही गुंडे थे और वो इस्लाम आस्था के नहीं थे। वो गुंडे सपा के गुंडे थे। खीरी ज़िले में वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की बेटियां थीं स्कूल जाने वाली, उनको इतना तंग किया कि वो इस्लाम आस्था वाली भारतीय भाई बहनों के समाज की बेटियां
ने मजबूर होकर के आत्महत्या कर लिया। अब इसको बताइए, तो असामाजिक तत्व में भी ये सब जो काले अंग्रेजों के एजेंट हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम घूमते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी इस तरह से मान लीजिए अपराध होता है, कोई भी बलात्कार होता है, कोई भी आतंकवादी घटना होती है, तो ये काले अंग्रेजों के एजेंट जो कि हिंदू मुस्लिम ढूंढते रहते हैं। जो अपराधी है उसमें भी ढूंढेंगे हिंदू मुस्लिम। जो शिकार हुआ है उसमें भी ढूंढेंगे हिंदू मुस्लिम। इतनी खतरनाक। और उसी को लेकर के वैसे ही बस ये करवाते हैं टीवी चैनलों पर। ये टीवी चैनल कितने खतरनाक किस्म के उन काले अंग्रेजों के एजेंट हैं, जो कि भारत विरोधी हैं, ये देश विरोधी है, हर वक्त हिंदू मुस्लिम। जबकि ये बताया गया है कि इनका जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो भारत के संविधान की जो मौलिक अधिकारों की जो धारा है 19(1)(a) के तहत जो है कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मौलिक अधिकार है, उसी के आधार पर इनका मीडिया वालों का बिजनेस धंधा व्यापार चलता है। लेकिन ये हर क्षण हर पल संवैधानिक भावनाओं का की हत्या करते हैं हिंदू मुस्लिम। इसलिए कि जब वो संविधान सभी को बस एक ही मान्यता देता है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, उसके खिलाफ तो संवैधानिक मान्यताओं के, संवैधानिक भावनाओं के बराबर हत्या करते हैं ये टीवी चैनल वाले हिंदू मुस्लिम बोल करके। चूँकि ये खतरनाक काले अंग्रेजों के ये खतरनाक एजेंट हैं और भारत विरोधी ताकतों के भी ये एजेंट हैं। तो इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि आप मुस्लिम बस्तियों से आप निकल नहीं सकते अपने बहू बेटियों के साथ, इस तरह की बातें मैंने ऐसे तत्व जो है फैलाते हैं। और देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का जो हथकंडा है, ये ओरिजिनली किसका है? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों से किसने सीखा? ये काले अंग्रेज। तो काले अंग्रेज जो है, जैसा कि बताया गया, सबसे बड़ा काला अंग्रेज कौन है? आरएसएस। उसी के टक्कर का ये एक वो जो है वो काला अंग्रेज कौन था? ये काला अंग्रेज कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू तो और ख़तरनाक था। यह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और बहुत ही घातक दुश्मन था इस भारत का। और बहुत बड़ा मैंने सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था भारत में। तो ये आरएसएस से भी ऊपर खतरनाक जो है वो काला अंग्रेज था ये जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए इन दोनों की पड़ती भी थी। इन्हीं दोनों ने मिल करके मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियां रखवाने की साजिश किया। पहचानिए, सारे देश के लोग इसको पहचाने। तो अब उन्हीं की शिक्षा पाए हुए ये खतरनाक जो है वो काला अंग्रेज है, ये ममता बनर्जी, जो कि हर वक्त जो है सांप्रदायिक आधार पर ही जो है ये शासन चलाती है, राजनीति चलाती है और वोट भी बटोरती है सांप्रदायिकता के आधार पर ही। और सरेआम छाती तान के कहती है कि मैं जब चुनाव जीत जाऊंगी तो मैं सभी हिंदी भाषियों को बाहर निकालूंगी। नफरत की राजनीति शिवसेना वाला भी चलाता है। कभी हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी उत्तर भारतीय भाई बहनों के खिलाफ,
कभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी बिहार में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ नफरत की राजनीति ये चलाता है ये शिवसेना। और उसी तरह के नफरत की राजनीति वो डीएमके वाले, डीएमके का स्टालिन को जीतने के बाद ही जो हिंदी भाषी थे चेन्नई में, उनके साथ हिंसा, लूटपाट, उनकी दुकानों को तोड़ना, तो ये जितने भी नफरत फैलाने वाले तरह तरह के जो है ये शक्तियां हैं, ये खतरनाक किस्म के काले अंग्रेजी हैं, जिनको भगाने का प्रण जो है प्रत्येक भारतीय भाई बहन को लेना होगा। और भगाने का जो साधन है मिला हुआ है मत पेटी पर, इनको शून्य हो। तो बहुत कुछ ये सिखाना बाकी है हमारे यानी जो भारतीय भाई बहन अभी भी ये ममता के जो गद्दार ममता है और इस देश की खतरनाक काला अंग्रेज है, ये ममता इसके मोह जाल में फंसे हुए हैं। डीएमके और एआईडीएमके के मोह जाल में फंसे हुए हैं वो हमारे भारतीय भाई बहन जो वो तमिलनाडु में रहने वाले, कम्युनिस्टों के मोह जाल में फंसे हुए हैं। विजयन जैसे खतरनाक केरल के भारतीय भाई बहन जो कि या तो कम्युनिस्टों को सत्ता में भेजते हैं, या देश का जो सबसे खतरनाक दुश्मन है ये जेएनपीसी को भेजते हैं। तो अभी भी वो ऐसे लोगों के मोह जाल में वो फंसे हुए हैं, उनको भी निकालना है। पंजाब के हमारे भारतीय भाई बहन जो है वो जो या तो जो है ये जो जेएनपीसी जो कि इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसके मोह जाल में फंसे हुए हैं, या अकाली जो कि खालिस्तानियों की जो है वो हमदर्द है। तो वहाँ भी बहुत आवश्यकता है कि भारतीयता के भाव को जगाया जाए और वहाँ के भारतीय भाई बहनों को इन दोनों के मोहजाल से बाहर निकाला जाए। तो वास्तव में ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कल बताएंगे कि जैसे अपने जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनको ये कट्टरवादी और सावंतशाही सोच के उनको चमार, फलाने ढिकाने, शेड्यूल कास्ट वगैरह से जो अपमानजनक शब्दों से उनको संबोधित करने की कोशिश करते हैं, उनको साथ लाने का जो हमने एक छोटा सा प्रयास, जो हमारे जो बेटी की शादी हुई थी, जो भतवान का जो कार्यक्रम अपने गांव में रखा था, उससे बहुत कुछ सीख मिलती है। पत्तल उठाना, फलाने ढकाना, उसमें भी इस तरह के भेद गाँव में भेद, लेकिन उन सारी समस्याओं से आपको टकराना पड़ता है और उसी से सीख, उसी से समाधान मिलता है। तो अब चूँकि ये एपिसोड लंबा न हो पाए, उसी प्रकार की हमारी सीख जो नफरत फैलाते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हमारी एक व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं आसाम में और गुवाहाटी में पोस्टेड था, तो विश्वास मानिए कि मैं करीब 2 साल तक जो है जिस बस्ती में रहता था, मैं अकेला हिंदू था, चारों ओर मुस्लिम ही थे। अब इसको विस्तार से मैं बताऊंगा कल। और उस वक्त भी वो हमारे जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन थे, यानी हमको मेरे चारों ओर, वो इज्जत तो करते ही थे। जिसमें बाबरी विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस समय भी यानी अकेला जो है हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहन समाज में हमको होते हुए भी, और जो कि मैं चारों ओर से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से घिरा था, बाबरी विध्वंस के समय भी वो बाल बांका नहीं था। अब इसको विस्तार से कल बताया जाएगा। वो सबसे बड़ी मिसाल है। और यही भावना यदि हिंदू मुस्लिम करने वाले इन खतरनाक यानी काले अंग्रेज़ों के खतरनाक एजेंडों को शिकस्त देनी है, तो इससे सीख लेना जो है बहुत ज़रूरी है।
तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।